हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है बढ़िया होगे और जितना पढ़ाया है वो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब तक क्या पढ़ाया था जल्दी बताएं आप। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, उसकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई थी लास्ट लेक्चर में। अभी इसका सेकंड लेक्चर है। जो रिमेनिंग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो आपको आज बताई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें और सारी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन बेटा मैं फिर वही बात कहूँगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को रिवाइज करो क्योंकि ये सारा आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, याद होना बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो सब आपको बता ही दिया गया। और दूसरी बात, हम यहाँ पर अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए चल रहे हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया था, देखें आप ध्यान से। अभी तक हमने यहाँ तक सॉफ्टनेस तक देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा, बेटा क्या टॉपिक है जल्दी बताओ। हमारा जो अब टॉपिक है हमारा वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, अब ये सब जानते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज़ मेल्ट होने लगे, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड पे आ जाए, और वो टेम्परेचर जिसपे कोई चीज़ सॉलिड से क्या हो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से क्या हो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सुन लो ध्यान से, ये किस पे डिपेंड करेगा? जी हाँ, ये डिपेंड करेगा मेटेलिक बॉन्ड पर। बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो कोई तोड़ नहीं सकता, कोई पिघला नहीं सकता, कोई इसको हवा नहीं बना सकता, कोई इसको वेपर नहीं बना सकता। और अगर बॉन्डिंग ही वीक है तो बस खत्म कहानी। वहीं से इस बात का हम स्टार्ट करते हैं कि अल्कली मेटल में बॉन्डिंग वीक होती है। अल्कली मेटल की बॉन्डिंग वीक है, क्यों वीक है जल्दी बताओ। अल्कली मेटल की बॉन्डिंग इसलिए वीक है क्योंकि इसमें क्या था आपका, मैंने पहले भी बताया था, अल्कली मेटल में आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2p6 3s1। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका मेटेलिक बॉन्ड वीक है, और मेटेलिक बॉन्ड वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। देख लो ध्यान से, सारी बातें आपके यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब देखो ऑर्डर क्या है, सिंपल ऑर्डर है, सिंपल सा ऑर्डर है ये आपका। हम जानते हैं इस मेटेलिक बॉन्ड इसमें स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दिस। जब हमने सॉफ्टनेस की बात करी थी तो हमने आपको बताया था कि मेटलिक जो आपका मेटेलिक बॉन्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अब इसमें भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि बॉन्ड का जो नेचर है वो सेम है। लेकिन ये जो था ये छोटे एटम है, छोटे एटम एक बॉन्ड से लगे हुए हैं, ये बड़े एटम उसी एक बॉन्ड से अगर लगे हुए हैं तो कहाँ पर आपका स्ट्रांग होगा बॉन्ड, ये स्ट्रांग होगा बट ये आपका वीक हो जाएगा क्योंकि बल्कीनेस आ गई, अब ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यही रीज़न है इसका मेटेलिक बॉन्ड कम होता है और इसीलिए इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। और ये एक रेगुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये बात भी क्लियर आप सबकी हो गई होगी, ये एक रेगुलर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का, उससे कम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीथियम, खत्म कहानी। अब देखो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। अल्कलाइन अर्थ मेटल में कितने होते हैं बेटा, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया तक बात। लेकिन आप एक चीज़ देख लो यहाँ पर ध्यान से, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉलो इरेगुलर वेरिएशन। इसका जो वेरिएशन होगा बेटा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा। क्यों होगा, ड्यू टू डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ बताई गई है, वो बात क्या है, वो बात कुछ ऐसी है आपकी, देखिए आप ध्यान से यहाँ पर, ये आपका है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में जितने भी थे सब क्या थे, बीसीसी थे, सबका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम था बीसीसी। लेकिन जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसका जो वेरिएशन है वो इरेगुलर है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन इरेगुलर है। क्यों है बेटा, रीज़न आपके समझ में आ गया होगा, रीज़न क्या है, ड्यू टू इरेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है आपका, वो बनता है इसके ऑर्डर के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा बेटा,
सबसे ज़्यादा बेरिलियम का होगा, उसके बाद किसका होगा आपका कैल्शियम का होगा, फिर आपका स्ट्रोंशियम का होगा, बेरियम का होगा, रेडियम का होगा, सबसे कम किसका होगा, इंपॉर्टेंट है, सबसे, ये कैल्शियम नहीं है बेटा, मैग्नीशियम कर लेना इसको, तो सबसे कम जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। तो याद रखना मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम से कम है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पर। ऐसे आदमी यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, बेरिलियम का है, और सबसे कम किसका है, मैग्नीशियम का। ये दोनों ऑर्डर भी आपस में सेम नहीं है, तो ऑर्डर भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? तो उम्मीद करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट समझ में आपके आ गया होगा। नेक्स्ट कहानी पे आते हैं अब हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी। सुन लो ध्यान से, डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी आपकी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम कम होगा तब भी डेंसिटी बढ़ेगी। अब देख लो यहाँ पर ध्यान से, डेंसिटी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इज लो ड्यू टू लो मॉलिक्यूलर मास एंड लार्ज एटॉमिक साइज। क्लियर हो गई ये बात? हम जानते हैं अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, जल्दी बोलो, मॉलिक्यूलर मास उसका लो है, ठीक है ना, लेकिन अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में उनका रेडियस क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा है, इसलिए उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है और मास लो है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी। मास कम डेंसिटी कम, वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, लार्जर एटॉमिक साइज, हाउएवर डेंसिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर देन अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल की डेंसिटी आपकी अल्कली मेटल से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसका मोलर मास ज़्यादा होगा। ऑर्डर देख लो बेटा, ऑर्डर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। ऑर्डर में डिफरेंस क्या आपका, देखिए आप, इसी में डिफरेंस है, ये देखिए आप, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है बेटा, सीजियम की, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होगा। सबसे कम डेंसिटी किसकी है आपकी, लिथियम की। तो याद रखो अल्कली मेटल में लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है। इनफैक्ट नॉट अल्कली मेटल, कोई भी मेटल में सबसे कम डेंसिटी किसकी है, लिथियम। तो रिमार्क देख लें आप, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल, लिथियम की डेंसिटी सबसे कम है, क्यों, इसलिए वो क्या आपका लाइटेस्ट मेटल है। अब देखिए आप ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, अल्कलाइन अर्थ मेटल में आप देखिए सबसे कम डेंसिटी किसकी है, कैल्शियम की है। रीजन क्या है, रीजन वही है इरेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसकी डेंसिटी कम होगी। तो हम जानते हैं कैल्शियम की डेंसिटी यहाँ पर सबसे कम है, कैल्शियम से ज़्यादा किसकी है आपकी, मैग्नीशियम की है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम जानते हैं वैसे तो ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटल हैं, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते ही हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जिसका रेडियस कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर सबसे कम रेडियस किसका था, लिथियम का था, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम, सबसे ज़्यादा रेडियस सीजियम का था, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे यहाँ बेरिलियम का रेडियस सबसे कम था, तो बेरिलियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगा। क्वेश्चन देख लें कुछ आप, बेरिलियम फॉर्म ऑल कोवेलेंट कंपाउंड एक्सेप्ट Be2C, ये एक आयनिक कंपाउंड है, अदरवाइज बेरिलियम के जितने भी बनते हैं सब कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी therefore बेरिलियम इज नॉट कंसिडर एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है क्योंकि इसके कंपाउंड आयनिक ही नहीं होते। आयनिक नहीं होंगे तो आपके बेसिक भी नहीं होंगे, इसके कंपाउंड बेसिक भी नहीं होते, आयनिक भी नहीं होते, इसीलिए इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसिडर नहीं करते। पूछा जाए कि कौन सा मेटल है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, तो बेरिलियम आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल में कंसिडर नहीं किया जाता। क्लियर हो गया तक बात? नेक्स्ट कहानी पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट फ्लेम कलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम कलरेशन। अब सुन लो ध्यान से, फ्लेम कलरेशन क्या है, सुन लो ध्यान से। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल। ये सब क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं आपके, लेकिन द अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यहाँ पर आप समझे ध्यान से, इसको देखो बेटा ध्यान से। जब भी आपने क्या लिया, आपने प्लेटिनम के वायर पर मेटल रखा, मेटल को क्या करा आपने जलाया, तो जब वो जलेगा तो मुझे यहाँ पर जो फ्लेम मिलेगी वो किसी ना किसी आपको कलर की मिलेगी। देख लें आप ध्यान से, यहाँ पर जो फ्लेम होगी आपकी वो किसी ना किसी कलर की होगी, इसी को हम बोलते हैं फ्लेम कलरेशन। अलग अलग कलर की आपको यहाँ पर फ्लेम
मिल रही हैं, वैसे ही सिल्वरी वाइट हैं, जलाया आपने तो फ्लेम में ये कलर शो करते हैं। और देखो सबकी आपकी अलग अलग यहाँ पर फ्लेम मिल रही हैं। क्यों मिल रहा है ये, इसको आप समझ लें जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर भी ये। देखो ध्यान से, ये आपके पास एटम है कोई, यहाँ पर आपके पास ये, देखो बेटा ध्यान से, ये एटम है मेरे पास, ये न्यूक्लियस, ये एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। क्या होगा बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर लेवल पे गया, हायर लेवल पे गया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब अगर ये एनर्जी लाई करती है विजिबल रीजन में, अगर ये एनर्जी आपकी विबग्योर में लाई करती है, ठीक है, ये अगर आपकी एनर्जी विबग्योर, ये एनर्जी अगर आपकी विबग्योर में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है, तो आपको कलर दिखाई देगा, नहीं करती तो कलर नहीं दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सुन भी लो यहाँ पर, आप देखें, द अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट, अल्कली मेटल भी और अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कर लेना, द अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन, चलो अभी अल्कली मेटल की बात करते हैं। द अल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक color to an oxidizing flame. This is because the heat from the flame excite the outermost orbital electron to an higher energy level. When the excited electron come back to the ground state, there is a emission of radiation in the visible region of the spectrum as given below. तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, जो समझाया था मैंने वही बात है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा, फिर जब वो अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा एनर्जी को रेडिएट करेगा। अब वो क्या करती है, आपकी विजिबल रीजन में लाई करती है, इसलिए हमें कलर शो होता है। कलर याद होना बहुत ज़रूरी है। लिथियम का जो आपका कलर है वो क्या है, क्रिम्सन रेड है, या सिंपल कभी आपको क्रिम्सन मिल सकता है। और सोडियम का क्या है, आपका येलो कलर, पोटेशियम का वॉयलेट कलर, और रुबिडियम का रेड वॉयलेट, और ये आपका ब्लू कलर। ठीक है बेटा, अब इसकी वेवलेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा झोल है, समझ लो जरा ध्यान से। हम जानते हैं लिथियम कहता था रेड था, इसकी वेवलेंथ कितनी थी आपकी 670.8 नैनोमीटर। लेकिन ये वॉयलेट है, वॉयलेट की इतनी नहीं हो सकती बेटा, वॉयलेट की जो होती है वो अप्रॉक्स 400 के आसपास होती है। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है। अगर कलर सही है तो ये आपकी वेवलेंथ गलत है। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ बेटा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लिथियम की होगी, उसके बाद किसकी होगी, आपकी सोडियम की होगी, उसके बाद आपकी किसकी होगी बेटा, उसके बाद आपकी वेवलेंथ होगी, अगर मैं कलर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, फिर आपकी होगी सीजियम की, देन फिर पोटेशियम की, देन फिर आपकी रुबिडियम की। तो ये बात आप याद रखें, वेवलेंथ का जो हिसाब किताब होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है, याद रखें, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लिथियम ऑप्शन में था, याद रखो ये। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आप पोटेशियम मत लगा देना, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ इतनी नहीं होती। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक, तो उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर आपकी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की। द इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंडेड टू गेट एक्साइटेड बाई फ्लेम, हैंस दीज एलिमेंट डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करता हूँ तो आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के सब कलर शो करते हैं, और कलर शो करते हैं मतलब सेम रीज़न है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। लेकिन आपका हम बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम का, ये कलर, ये आपका इनकी फ्लेम में कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती, फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं होती इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए लोअर लेवल से हाई लेवल तक। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाए किस मेटल की कंपाउंड है जो आपका फ्लेम में कलर शो नहीं करते, कौन से, बेरिलियम और मैग्नीशियम। रीज़न क्या है, रीज़न बता दिया, क्योंकि फ्लेम की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ देखो, कैल्शियम का जो कलर है वो क्या आपका ब्रिक रेड, इसकी आपकी यहाँ पर वेवलेंथ इतनी हो गई। स्ट्रोंशियम का क्या आपका क्रिम्सन, उसकी वेवलेंथ इतनी हो गई। बेरियम का क्या है आपका एप्पल ग्रीन, वेवलेंथ इतनी हो गई। तो बेटा ये बात सबके समझ में आ गई होगी, वेवलेंथ आपको याद रहे या ना याद रहे, लेकिन आपका ऑर्डर जरूर याद रहे। अब देखो ध्यान से, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कैन therefore be detected by the respective flame test and
कैन बी डिटरमिन बाय फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बात समझ में आई। अब हमने ये देखा, हमें नहीं पता एक कंपाउंड हमें मिला, हमें ये नहीं पता कि उसमें कौन सा मेटल है, तो क्या करोगे, उसकी फ्लेम को टेस्ट करोगे। अगर फ्लेम का कलर मैच कर गया सोडियम के साथ तो वो सोडियम का कंपाउंड था, अगर वो मैच कर गया किसके साथ, बेरियम के साथ, तो वो बेरियम का कंपाउंड था। तो याद रखना ये इनकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हम फ्लेम को देख के ये बता सकते हैं कि इसमें मेटल कौन सा है। क्लियर हो गया तक बात? तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर आप देख लें ध्यान से, ये सबका आपका यहाँ पर कलर लिखा हुआ है। और देखो पोटेशियम का हम उसको लाइलक भी बोलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा रेडिश भी होता है, और आपका ये पोटेशियम, और ये आपका वॉयलेट भी होता है। पीछे वॉयलेट लिखा था लेकिन इसको वॉयलेट की जगह आप लाइलक भी बोल सकते हैं। याद रखना पूछा क्या क्वेश्चन है, किस मेटल का कलर आपका, किस मेटल की फ्लेम का कलर लाइलक होता है, किसका होगा बेटा, पोटेशियम का। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कॉपर का कैसा था, ग्रीन था, बेरियम का एप्पल ग्रीन था, फिर इसका भी आपका क्रिम्सन था, इसका ब्रिक रेड था, एंड सो ऑन। सब चीज़ें क्लियर आपकी हो ही गई होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी से पहले आपको ये समझना है कि हाइड्रेशन क्या होता है। बेटा बताओ हाइड्रेशन क्या होता है। देखो ध्यान से, जब भी कोई आयन क्या करे, वाटर के साथ इंटरेक्शन बनाए, किसी भी आयन का इंटरेक्शन वाटर के साथ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, देखो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, जल्दी बताओ, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। द इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद मेटल क्या इज नोन एज हाइड्रेशन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम क्या था आपका, हाइड्रेशन। ये बात सबके समझ में आ गई, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, हाइड्रेशन। यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, और जब भी बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बात समझ में आ गई, जब भी कोई आयन वाटर के साथ इंटरेक्शन बनाएगी उस टाइम वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन इज अ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रेशन इज अ आयन डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि एक आयन था और वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो हाइड्रेशन इज अ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये बात भी समझ में आ गई। अब जब इंटरेक्शन बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी इंटरेक्शन ब्रेक होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। चलो ये बात तो बिल्कुल सबके क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए आप ध्यान से, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन हम बात करें, अगर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। याद रखना, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, जिसका साइज कम उसका हाइड्रेशन कम। बात समझ में आ गई बेटा, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा हाइड्रेशन, जितना कम साइज उतना ज़्यादा हाइड्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, ठीक है ना बेटा। चलो अच्छी बात है। अब सुनो, जब भी हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन कब होगा, जब पानी में डालोगे। जब हाइड्रेशन हो गया तो उसके ऊपर क्या होगा, सपोज ये आपका कोई एलिमेंट है, हाइड्रेशन हो गया तो इसके ऊपर आके क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बैठ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, बल्की हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा उसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई होगा। डिफरेंस सुन लो बेटा, ये नॉर्मल आयनिक साइज है, इसको साइज बोल दिया किसका, साइज ऑफ आयन, ठीक है। एक होता है हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा बल्कीनेस होगी। अगर मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारे 2-3 दोस्तों को बिठा दूं तो तुम ज़्यादा बल्की हो जाओगे, सेम चीज़ वो। तो यहाँ पर हमने देखा आपका बल्कीनेस क्या थी बेटा, बल्कीनेस। अगर मैं बल्कीनेस की बात करता हूँ तो जितना ज़्यादा हाइड्रेशन उतना ज़्यादा बल्कीनेस, ये डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, बल्कीनेस ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई, जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतना ज़्यादा क्या हो गया बेटा, बल्कीनेस। अब सुने आप ध्यान से, अब जितनी ज़्यादा बल्कीनेस होगी उतनी ही कम मोबिलिटी होगी। ये बात समझ में आ रही है। एक तुम हो, तुमसे कहा भागो, तुम भागोगे, तुम्हारे ऊपर 2-3 लोगों को बिठा दिया गया, कहा गया अब भागो, तो अब तुम्हारी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतनी ज़्यादा बल्कीनेस, उतनी ही कम आपकी मोबिलिटी, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आ गई तक बात। और जितनी कम मोबिलिटी उतनी कम क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतना बल्की हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जब वो मूव ही नहीं कर पाएंगे तो वो कंडक्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपके यहाँ तक? अब ध्यान से आप देखें, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा लिथियम Li+, मैंने लिखा यहाँ पर आपका सोडियम प्लस, पोटेशियम, ये लिखा बेटा मैंने रुबिडियम, ये लिखा मैंने सीजियम। अब देखो टॉप से बॉटम आ रहे हैं हम यहाँ पर। आयनिक साइज क्या हो रहा है बेटा? आयनिक साइज आपका इंक्रीज। जब आयनिक साइज इंक्रीज होगा तो बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन क्या हो रहा है जल्दी बताएं? डिग्री ऑफ हाइड्रेशन आपका साइज बढ़ेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज। जब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा, बल्कीनेस क्या होगी? बल्कीनेस जल्दी बोलो। हाइड्रेशन डिक्रीज, बल्कीनेस भी डिक्रीज। पीछे बताया था अभी, जितना हाइड्रेशन उतना ज़्यादा बल्की, बल्कीनेस भी डिक्रीज हो गई। अब जब बल्कीनेस भी डिक्रीज हो गई, अब बताओ इसके अंदर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई, हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई मतलब जो ज़्यादा बल्की होगा पानी में उसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा, जो कम बल्की होगा उसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई कम होगा। तो यहाँ पर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई आपका डिक्रीज। तो सुन लो बेटा, नॉर्मल रेडियस सीजियम का ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रेटेड रेडियस पानी में जाने के बाद इसके ऊपर वाटर बैठ गया तो इसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगा। ठीक है ना बेटा? अच्छा, बल्कीनेस ज़्यादा थी तो मोबिलिटी क्या होगी? मोबिलिटी आपकी जल्दी बताओ, मोबिलिटी भी क्या हो गई? डिक्रीज। बल्कीनेस डिक्रीज थी, बल्कीनेस डिक्रीज थी तो मोबिलिटी इंक्रीज हो गई। इनका मोशन ज़्यादा होगा और जब मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी, जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो बेटा, कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टिविटी भी इंक्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे भी बना है, क्वेश्चन इस पे भी बना है, क्वेश्चन इस पे भी बना है, क्वेश्चन इस पे भी बना है। तो एक क्वेश्चन, एक इसी एग्जाम्पल पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर ये है, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी इसकी होगी, सबसे कम हाइड्रेशन इसका होगा, सबसे कम हाइड्रेटेड आयनिक रेडिया इसका होगा, सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इसकी होगी, सबसे कम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इसका होगा, सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इसका होगा। बात समझ में आ गई? इसका हाइड्रेटेड आयनिक रेडिया सबसे ज़्यादा होगा, मोबिलिटी सबसे कम, कंडक्टिविटी सबसे कम। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ ही गई होगी। अब पीछे वापस आते हैं हम ज़रा, तो सुन लें आप ध्यान से। अभी मैंने बताया हाइड्रेटेड, ये द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। जैसे मैंने बता दिया, जितना बड़ा साइज होगा उतना कम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, और जितना कम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन उतनी कम उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी Li+ की थी। Li+ हैज़ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीज़न लिथियम सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लिथियम सॉल्ट मोस्टली हाइड्रेटेड। लिथियम के जो सॉल्ट होते हैं वो एनहाइड्रस नहीं होते, लिथियम के जो सॉल्ट होंगे वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे, उनके ऊपर वाटर जमा होगा। LiCl क्या होता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ एडजॉर्ब होते हैं। तो ये बात आप अच्छे से याद रखें, लिथियम के सॉल्ट हाइड्रेटेड होते हैं और रिमेनिंग जितने भी अल्कली मेटल हैं उनके हाइड्रेटेड नहीं होते। कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ अल्कली मेटल। क्यों? बिकॉज द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन आर लार्जर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? अभी हमने देखा था हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज के, और हमें ये पता है कि जितने भी आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं उन पे चार्ज ज़्यादा है, और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, और जब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है ना बेटा? बात क्लियर हो गई? तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा। लाइक अल्कली मेटल आयन, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन ऑल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। वही चीज़ टॉप से बॉटम आओगे, सबसे कम रेडियस इसका है। जब इसका रेडियस सबसे कम है, रेडियस सबसे कम है तो इसका क्या होगा बेटा? 2+ भी लगा दो इसके ऊपर, अकेला कभी नहीं होगा, हमेशा चार्ज की बेसिस पर ही आपका
वो होगा अट्रैक्शन यहाँ पर। अब देख लो ध्यान से, इसका रेडियस सबसे कम तो क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। जब डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इसकी क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो यही सबसे ज़्यादा आपका क्या करेगा, आपका हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाएगा। ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल देख लो। MgCl2 एंड CaCl2 एग्जिस्ट एज 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ होते हैं यहाँ पर, और इसके साथ भी कितने होते हैं, 6। तो ये बात आप याद रखें, ये जो आपके कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कंपाउंड होते हैं, इसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एडिसॉर्ब होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया तक बात। वाइल NaCl एंड KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेट, ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन में आ सकता है। इसका आपका हाइड्रेट नहीं होता क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। रीजन क्या है कि इसका साइज बड़ा होता है। और यहाँ पर आप समझ ही गए होगे सारी बात, ठीक है ना बेटा। तो ये आपके हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम ऐसा है जो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो हमारा आज का टॉपिक खत्म होने से पहले एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सुन लो कान खोल के बेटा। अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम लिखा मैंने, एटॉमिक नंबर कितना है 3, 1s2 2s1, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये मुझे किस फॉर्म में मिलेगा, +1। अब यहाँ पर ये हो गया ये। सोडियम देखें आप, सोडियम को देखो 11, इसका क्या था 1s2 2s2 2p6 3s1, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इससे ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही इसका ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा, तो ये हो गया 1s2 2s2, ये हो जाएगा 2p6। अब सारे के सारे क्या हो गए, फुलफिल्ड हो गए, 1 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अल्कली मेटल अपने कंपाउंड में, सुन लो ध्यान से, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड मतलब कोई भी, अगर मैंने यहाँ पर लिखा, ये लिखा मैंने आपका Na2, यहाँ भी इसका कितना होगा बेटा, +1 होगा। मैंने लिखा आपका NaCl, यहाँ पर भी कितना होगा बेटा, इसका +1 होगा। मैंने अगर लिखा Na2O2, यहाँ पर भी कितना होगा, +1 होगा। तो अल्कली मेटल किसी भी कंपाउंड में हमेशा, अपना कोई भी कंपाउंड बनाए, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा आपका, हमेशा +1। तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ध्यान से देखें, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर था 12, ये आपका 1s2 2s2 2p6, और ये आपका 3s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऐसे ही ये करेगा भी, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और 2+ आ जाएगा। अब देखो ये फुलफिल हो गया, 1s2 2s2 2p6, अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख दो 28। ठीक है बेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अल्कली मेटल का +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा कितना होता है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा आपका कितना होगा बेटा, +2 होगा। ठीक है, और जब +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो देखो सारे के सारे क्या होगा, फुलफिल्ड हो गए। और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है। तो अल्कली मेटल की +1 आयन डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है। कलर कब होता है, जब एक भी अनपेयर्ड हो। यहाँ कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो ये कलरलेस भी होगी और डायमैग्नेटिक भी होगी। सेम ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल की आपकी कलरलेस भी होगी और आपकी डायमैग्नेटिक भी होगी। देख लें आप ध्यान से, कलरलेस भी होगी और आपकी ये बेटा डायमैग्नेटिक भी होगी, क्योंकि यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई कंपाउंड कलर्ड है, अल्कली मेटल का या अल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई कंपाउंड कलर्ड है, तो वो मेटल की वजह से नहीं होगा, वो नॉन मेटल की वजह से हो सकता है। सुन लें आप ध्यान से, अल्कली मेटल +2 हो गया। ये मोनोवैलेंट कैटाइन एंड डाईवैलेंट कैटाइन हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, thus compounds of alkali metal are colorless until anion is colored and diamagnetic in nature। इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो आपके कलरलेस होंगे until anion is colored। अब देखो K2O is a yellow color because ये येलो कलर का होता है because it has small energy gap between वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ये सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड फिजिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। तो इनके बीच में गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है। तो याद रखो, कोई पूछे रीज़न क्या है इसके कलर होने का,
तो ये मत बोलना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का इलेक्ट्रॉन इसमें गैप बहुत कम होगा, इसीलिए ये येलो कलर का होता है। ऐसे देखें आप सुपर ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब KO2 इज अ सुपर ऑक्साइड। आपसे पूछा जाए कि ये कलर्ड क्यों है, ये कलर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें आपका O2 पे 1- है, इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। सुन लें आप ध्यान से, सुपर ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक भी होता है, क्यों होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा? इसमें आपका ऑक्सीजन वाली साइड में, ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड वाली में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बट मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कहानी को देखो, जितनी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में सबकी वैल्यूज लिखी हुई हैं कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबकी आपको ऑर्डर तो लिखवा ही दिया मैंने, फिर भी आप देख लो एक बार। मेटेलिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो ये सारी जो आपको पढ़ाया है अब तक, ये उन सब की वैल्यू है, डेटा है उन सब का। तो आप ध्यान से देख लें, इन डेटा को ज़रूर देखें आप, क्योंकि आपका कभी कभी डेटा पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन डेटा पे क्वेश्चन जो भी होगा वो जो मैंने ऑर्डर लिखवाए हैं उससे वो हो जाएगा। डायरेक्ट डेटा नहीं पूछा जाएगा आपसे, ऑर्डर ही पूछा जाएगा। तो ये देख लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ऑर्डर मैंने लिखवाया है उसको ज़रूर याद कर लेना। ये बेटा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी वाला खेल पूरा हो गया। यहाँ तक आपके ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 2 लेक्चर में हमने ये कवर किया है, आधे आधे घंटे के ऑलमोस्ट 2 लेक्चर होंगे। इसको आप ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट था, इसको बार बार याद करो, क्वेश्चन होगा कोई भी इसी में से आएगा, चाहे कंपटीशन कोई भी हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।